दोस्तों, पिछले दिनों में 3-4 दिनों से मीडिया में एक इंटरव्यू के बड़े चर्चे हो रहे हैं। और क्यों ना हो, वो इंटरव्यू था ही ऐसा। इंटरव्यू देने वाली जो व्यक्ति है वो 4-5 दिन पहले तक सरकार की कट्टर विरोधक थी। मतलब वो अंग्रेजी में जो कहते हैं, टू वेयर ऑन द स्लीव, उस तरह से वो सरकार का विरोध कर रही थी, भाजपा का विरोध कर रही थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का विरोध कर रही थी। जब भी मौका मिलता था भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर को गालियां देने से नहीं चूकती थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, उसने अब 180 डिग्री का टर्न ले लिया है, यू टर्न ले लिया है। और मोदी जी, अमित शाह, भारत सरकार सबके तारीफों के पुल बांधने में लग गई है। मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है शहला रशीद। इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की पोस्टर गर्ल हुआ करती थी, जेएनयू की छात्रा थी। लेकिन उनके सोच में जो बदलाव आया है वो बड़ा ही आश्चर्यकारक है, और इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। शायद कोई साजिश भी हो सकती है, यू नेवर नो। आज हम यही सब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनका जो बदलाव आया है, उनकी सोच में जो बदलाव आया है, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी है। इस विषय पर बोलने के लिए आरती जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो पत्रकार तो है ही, साथ ही साथ वो कश्मीर की रहने वाली भी है, अलगाववाद की पीड़ित भी है। तो शहला रशीद में जो जबरदस्त बदलाव आया है उसका विश्लेषण, विस्तार से विश्लेषण वो कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं अश्विन अघोर, आप देख रहे हैं घनघोर। आरती जी, घनघोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अश्विन। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मैं जानती हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म जो है काफी पॉपुलर है महाराष्ट्र में, लोग सुनते हैं, आपको देखते हैं। जी तो जी। मेरा सौभाग्य है कि आपके प्लेटफॉर्म पे आज बात हो रही है। तो आरती जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप नेटिव कश्मीर की रहने वाली है, वहां के हालात से पूरी तरह से वाकिफ है, उसके बारे में आप बोलती भी है, वोकल भी है, बहुत लिखती भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसका खामियाजा भी भुगता है। अब जब कश्मीर से 370 हटा दिया गया है, तो आज कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी, वास्तविकता क्या है? क्योंकि इसके बारे में हर कोई अलग अलग खबर देता है, हर कोई अपने अपने नजरिए से बताता है, लेकिन वास्तविकता जो है वो देश के सामने नहीं आती। तो मैं चाहूंगा कि आप आज की कश्मीर की वास्तविकता मेरे दर्शकों को बताएं, ताकि सबको समझ में आए कि कश्मीर में हो क्या रहा है। धन्यवाद। पहले तो ये कि हाँ, मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में पली बड़ी। 1990 में हमारा विस्थापन हुआ। हमारी फैमिली, हमारा समुदाय जो है वो आतंकवादियों के निशाने पे था, और हम लोगों को बहुत ही साफ शब्दों में जेकेएलएफ ने उस वक्त कह दिया था कि कश्मीर से निकलिए, या तो गोली खाइए या तो कश्मीर से निकलिए। तो उसके बाद विस्थापन में जीवन बीता। जम्मू में मेरा बहुत बड़ा परिवार है, और परिवार का एक बहुत बड़ा अंश जो है वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहा। हम लोग छोटे छोटे कमरे, जिनके ना खिड़कियां थे, ना दरवाजे थे, ना बाथरूम था, ना किचन था, ऐसी जगहों पे रहे जो बयान करने के लायक नहीं है। विस्थापन के बाद लेकिन हमारा समुदाय, मैं ये कहूंगी कि हमारे समुदाय की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि अपने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया, और मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया, उसी गरीबी में पढ़ी लिखी। और उसके बाद मैंने अपने मन से कॉन्शियसली इंजीनियरिंग नहीं की या कोई और प्रोफेशन नहीं किया। मैंने पत्रकारिता चुनी, क्योंकि मुझे सच जाना था कि कश्मीर में हुआ क्या, हम लोगों के साथ क्या हुआ, और हम लोग क्यों निकाले गए अपने ही घरों से, हमारे लोग क्यों मारे गए। और इसके लिए मैं पत्रकार बनी, और मैं वापस एक अकेली औरत 21-22 साल की उम्र में वापस मैं कश्मीर गई, सिर्फ पत्रकारिता के लिए, जानने के लिए कि हुआ क्या था।
और तब से लगातार मैं जाती रही हूँ, तब से लगातार मैं लिखती रही हूँ, बोलती रही हूँ। और मुझे लगता है कि 2014 से पहले मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने, भारत की किसी भी सरकार ने, वो बीजेपी की हो, वो कांग्रेस की हो, वो किसी की हो, किसी ने मुझे जो मैं कह रही थी, जो मैं लिख रही थी, या शायद कुछ और लोग भी कह रहे थे या लिख रहे थे, मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने उस पे ध्यान दिया या उसको सीरियसली लिया। 2014 के बाद से मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि सरकार में जरूर कुछ लोग होंगे ऐसे जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत 2019 में जब मोदी जी ने 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर स्टेट को रिऑर्गेनाइज करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया और 370 और 35A जो लॉज थे, जिनकी वजह से कश्मीर में एक तो अलगाववाद की जो एक सेंटिमेंट था, जिसकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिसकी वजह से कई सारे कश्मीरी मुसलमान जिनका कोई लेना देना नहीं था आतंकवाद से, वो भी मारे गए। और इसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ आज कि पिछले 4 साल में जो कश्मीर में हालात देखे मैंने, और मैंने आपको कहा कि 21-22 साल की उम्र से मैं देख रही हूँ, और आज की डेट में मैं कह सकती हूँ 23 साल के काम जो मैंने कश्मीर में किया, कश्मीर पे किया, और मैं लिखती रही हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि पिछले 4 साल में जो सिचुएशन चेंज हुआ है वो सराहनीय है। उस पे पूरे देश की जनता को बिल्कुल कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये मोदी सरकार ने कश्मीर का जो मसला 75 साल से उलझा हुआ था, उसका सबसे बड़ा अंक जो उस प्रॉब्लम का था, उस कॉन्फ्लिक्ट का था, उसका सबसे बड़ा अंक जो है वो मोदी सरकार ने सुलझा दिया। और सबूत ये है कि पिछले 4 साल में आप देखेंगे कि एक दौर था कश्मीर में, सिर्फ अलगाववाद नहीं था, AK-47 जो थी वो सबसे बड़ा कॉमन साइट होता था। यहाँ जितने भी आतंकवाद करने वाले लोग थे वहां पे, वही सड़कों पे और गलियों चौराहों में घूमते थे। और दूसरा फेज आया कि हमने अलगाववाद का एक दूसरा रूप देखा, जिसको हम स्टोन पेल्टिंग कहते हैं, जो दुकानें जलाते थे, मकान जलाते थे, लोगों को मारपीट करते थे। उस अलगाववाद का जो चेहरा है वो आज की डेट में वो कश्मीर से हट गया है। और इसका श्रेय मैं फिर से मोदी जी की सरकार को दूंगी, क्योंकि आज आप चौराहों पे जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, आप बहुत ही आश्वासन के साथ जा सकते हैं, और ना वो खौफ, ना वो भय, जिसकी वजह से हम लोग 1990 में भागे थे, जिसकी वजह से हम लोगों का नरसंहार हुआ था। और वो भय जो 2000 से लेकर 2010 तक भी जो देखा वो भी नहीं है, और 2010 से लेकर 2020 तक जो हमने, आपको याद होगा जब आतंकवादी बुरहान वानी जब मारा गया, तो लाखों की तादाद में आपने देखा लोग निकले और उनके जनाजे के लिए निकले 2016 में। तो वो वैसी भी कोई स्थिति नहीं है। आज बड़े से बड़ा अलगाववादी भी मर जाए, सईद अली शाह गिलानी मरे, तो उनके जनाजे के लिए लोग नहीं निकले। बड़े से बड़ा आतंकी भी मारा जाए तो उनके जनाजे के लिए कोई निकलता नहीं। तो ये साफ साबित होता है कि जो सबसे बड़ा पहलू था अलगाववाद का और आतंकवाद का कश्मीर में, वो मोदी सरकार ने सुलझा दिया। हाँ, अब आप कहेंगे कि टारगेटेड किलिंग्स भी हुई है पिछले 4 साल में,
चुन चुन के बिहारी, उत्तर प्रदेश के कश्मीरी हिंदू, ये सारे हिंदू सिख जो है वो मारे गए। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वही सिचुएशन है जो 1990 में थी? बिल्कुल नहीं। क्या वो वही सिचुएशन है जो 2000 में थी या 2010 में थी या मैं कहूंगी 2016, 17, 18 में थी? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। आज की डेट में मैं ये कहूंगी कि कश्मीर में एक पॉजिटिव एक लहर दिख रही है। लोग जो नॉर्मल लाइफ में जो करना चाहते हैं, जैसे सिनेमा जाना चाहेंगे छुट्टी के दिन, या छुट्टी के दिन शॉपिंग करने मॉल चले जाएंगे, या आप त्योहार मनाएंगे। वो इनफैक्ट इस बार मैंने दशहरा पहली बार कश्मीर में मनाया। पिछले 30-33 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं दशहरा बिना डर के और बहुत ही धूमधाम से मैंने दशहरा श्रीनगर में मनाया। और उसका कारण ये भी है कि मैंने 2 साल पहले ये जब 2019 में जब ये फैसला लिया गया, सरकार ने ये फैसला लिया, तो मुझ में एक बहुत ही आश्वासन आया कि ये सरकार जो है ये कुछ करना चाहती है। ये क्योंकि 2019 तक किसी सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई ही नहीं थी कि वो 370 हटाए, 35A हटाए। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों या यूनियन टेरिटरीज के साथ समान रखे और उनको जम्मू कश्मीर को बिल्कुल वही आजादी दे जो बाकी स्थानों पे है भारत में। और उसकी वजह से जो आश्वासन मुझे लगा 2019 के ऐतिहासिक फैसले से, उसकी वजह से मैंने 2 साल पहले ये डिसाइड किया कि मैं कश्मीर वापस जाऊंगी और मैं वहां रहूंगी। और मैंने शुरू में मैंने रेंट पे घर लिया और वहां रही। और उसके बाद चूंकि मैं अपना एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती हूँ, द न्यू इंडियन, एक इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और एक पत्रकार होने के नाते मेरे पास एक छोटी सी जगह है जो सरकार पत्रकारों को देती है। तो वहां पे मैं लगातार बैठी हूँ कश्मीर में, दिल्ली और कश्मीर में आती जाती रहती हूँ और बहुत समय गुजारती हूँ कश्मीर में पिछले 2 साल से। पहले सिर्फ पत्रकारिता के लिए जाती थी, लेकिन अब मैं एक साधारण कश्मीरी होने के नाते भी जाती हूँ और वहां रहती हूँ। इसलिए आपको इस बात से ये साबित होना चाहिए, ये मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ कि मैं जब 21-22 साल की थी तब मैं एक पत्रकार होने के नाते कश्मीर पत्रकारिता करने गई थी और लगातार करती आ रही हूँ। लेकिन 2 साल पहले, और सिर्फ इसलिए क्योंकि 2019 में जो मोदी सरकार ने निर्णय लिया, उसकी वजह से मुझ में ये संकल्प भी आया और इसकी वजह से मुझ में ये दृढ़ता भी आई कि मैं वापस जाके वहां रह सकती हूँ। तो ये सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन है कश्मीर में आज की डेट में। आपने जो बताया उसका एक सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि जब भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी थे और वो जब कश्मीर पहुंचे तब वो फ्रीली जहां दिल किया वहां जा सके, जिससे चाहे उसे मिल सके। और उन्होंने तो ये दावे भी कर दिए कि आतंकवादी मुझे देख रहे थे। अब पता नहीं उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि वो आदमी आतंकवादी है या कोई है। खैर, लेकिन बात ये है कि ये इसको तो राहुल गांधी ने भी माना है कि आज कश्मीर में शांति है, कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी कांग्रेस के राज में हुआ करती थी। और इसी बात को लेकर मतलब जब 370 हटाने की बात चल रही थी तब कश्मीर के जो राजनेता थे वो ये दावे करते थे कि अगर आप इसको हटा दोगे तो देश से हम चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे, भारत का झंडा उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं। ये वो लोग कहते थे जो मुख्यमंत्री वगैरह रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। और सहेला रशीद भी उन्हीं लोगों की बात एको करती थी, उसी बात को दोहराती थी। लेकिन अब जो उनकी सोच में बदलाव आया है, उन्होंने जो यू टर्न लिया है, उसको आप कैसे देखती है, उसको आप कैसे डिकोड करेंगे?
क्या ये जो चेंज ऑफ हार्ट जिसे कहा कहते हैं अंग्रेजी में, ये चेंज ऑफ हार्ट सच्चा है या कोई छलावा है? देखिए अश्विन जी, अक्सर होता है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं 20s में 30s में बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं। हमारे कई सारे बच्चे आपको कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में दिखेंगे, वो सरकार को गाली देते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। और ये कोई नई बात नहीं होगी कि 20 जो 20s में या 30s में बच्चे हो जाते हैं वो 40s में बदल जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है, वहां पे आपको पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, वहां पे पूरी राजनीति का जो पैटर्न रहा है वो समझना पड़ेगा, और जो तबाही मची, जो आतंक हुआ 33 साल में, उसको आपको समझना पड़ेगा सही कंक्लूजन के लिए। अब आप कह रहे हैं शैला रशीद का अचानक से क्या हुआ? हाँ, इनफैक्ट अचानक से ही हुआ है, क्योंकि 2022 तक, पिछले साल तक वो भारत सरकार को, भारत के सारे सिस्टम को गालियां दे रही थी। लेकिन अब चूंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन गई है, उन्होंने खुद ही कहा है वो बन गई है, तो अब वो मोदी जी की भी वक्त है, अब वो अमित शाह जी की भी वक्त है, वो भारत की वक्त है, वो भारत सरकार की सारी जो खामियां हैं वो उनको नजरअंदाज कर रही है और सब ठीक है। अब देखिए, अब जब ये पहली बार नहीं होगा, फारूक अब्दुल्ला जब पावर में होते हैं तो भारत के गुणगान गाते हैं, जब वो पावर से बाहर होते हैं तो वो गालियां देते हैं। वही किस्सा उमर अब्दुल्ला का है, वही किस्सा शेख अब्दुल्ला का रहा, वही महबूबा मुफ्ती का रहा, वही मुफ्ती मोहम्मद सईद का रहा। तो ये पैटर्न है, ये इस पे अगर आप विश्वास करेंगे तो उसमें भूल होगी, क्योंकि इनमें से किसी को भी कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा। खामियाजा किन्होंने भुगता है? आम कश्मीरी हिंदू जो मारा गया अभी भी 33 साल के बाद बेघर है। खामियाजा किन्होंने भुगता? जो गरीब कश्मीरी मुसलमान बच्चे, गरीब कश्मीरी मुसलमान लोग, जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास अभी भी कई सारे कश्मीरी मुसलमानों ने शहर में बड़े बड़े बंगले बनाए, पूरी कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री जो चली उसकी वजह से बहुत लोगों को मुनाफा हुआ। लेकिन वो कश्मीरी मुसलमान जो क्रॉस फायर में मारे गए, जो आतंकियों की गोलियों की वजह से मारे गए, वो कश्मीरी मुसलमान जो भारत की बात करते थे और इसलिए मारे गए, तो उन सबको खामियाजा भुगतना पड़ा। इनमें से किसने क्या खामियाजा भुगता है वो मुझे बता दीजिए। किसी भी इनमें से किसी ने क्या खामियाजा भुगता है? सबसे बड़ी तो शर्मनाक बात यह है कि शाह फैजल, या जिसके पिताजी मारे गए आतंकियों की गोली से, आतंकियों ने मारा उसको, वही शाह फैजल आतंकियों का साथ दे रहा था। मतलब ये किस तरह की विचारधारा है कि जिसने आपको मारा आप उसी के लिए उसी की बात कर रहे हैं। और शैला रशीद खुद अपने आप को कहती है कि विक्टिम है, बहुत कुछ उनकी फैमिली ने भी देखा। तो ये कैसी विचारधारा थी कि आप आतंकियों के साइड पे ही खड़े हुए, आपने भारत के टुकड़े टुकड़े ही प्रमोट किया। मगर मैं फिर से ये जोर दे के कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ शाह फैजल, शैला रशीद इनकी बात नहीं है, ये तो वैसे भी ये तो बहुत छोटे स्तर पे है, छोटे लोग हैं। इनसे बड़े बड़े जो राजनेता रहे हैं कश्मीर में, जिनकी वजह से ये तबाही मची। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने भी यही किया और उनको देखकर इन्होंने भी यही किया, और भारत सरकार ये बार बार होने देती है और इसी पे विश्वास करती है। अब अगर भारत सरकार इसको नौकरी ना दे या इनको पावर ना दे, तो क्या ये भारत का झंडा लहराएंगे? क्या ये कहेंगे कि यासीन मलिक जो है वो आतंकी है? क्या ये कहेंगे कि हाँ, इन जो जितने भी ये आतंकी थे इनको सजा मिलनी चाहिए?
मगर ये वो नहीं कहेंगे, ये उल्टा कहेंगे कि उनको माफ किया कर देना चाहिए। ये सब भूले भटके लोग थे जो पहले भी यही कहते आ, महबूबा और मुफ्ती सईद यही कहते थे कि ये भूले भटके लोग हैं, इनको माफ कर दो। अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनका भी यही रोना है कि इनको माफ कर दो, गलती हो जाती है बच्चों से। तो ये गलतियां बच्चे करते रहे और भारत सरकार इसको नजरअंदाज करती रहे, लेकिन आम आदमी जो है वो इसका भुगतान करे। क्या सिर्फ आम आदमी को के नाम पे लिखा है कि वो मारा भी जाए, वो बेघर भी हो जाए, वो संघर्ष भी करे, वो आज की डेट में भी गोली खाए, वो आज की डेट में भी गालियां खाए? क्या सिर्फ आम लोगों के लिए लिखा है क्या ये सब भारत सरकार ने? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, देखना पड़ेगा। अगर कल को शैला रशीद को ये नौकरी ना मिले और कल को शैला रशीद पावर में ना आए, तो ये कितनी भारतीय होगी, कितने भारत का नाम लेगी अपने मुंह पे, तब ये देखा जाएगा कि वाकई वो भारतीय है। क्या ये चेंज ऑफ हार्ट रियल है? ये उसके बगैर, उस टेस्ट के बिना जो है, ये कभी भी हम किसी भी निश्चित नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं कि ये लोग वाकई भारत के साथ खड़े हैं। भारत के साथ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने संघर्ष करने के बाद, मैं इसी देश में, अपने ही देश में रेफ्यूजी बनी, अपने ही देश में बेघर हुई, अपने ही देश में हम लोगों के पास कोई भी ना गवर्नमेंट सपोर्ट था, ना कोई प्राइवेट सपोर्ट था। हम अपने बलबूते पे कुछ बने, हम अपने बलबूते पे कुछ किया, और उसके बाद भी हम भारत एज एन आइडिया, भारत एज अ सिविलाइजेशन, उसमें यकीन करते हैं। भारत की संस्कृति, भारत की जो फिलॉसफी है, उसमें यकीन करते हैं। चाहे सरकार हमें कुछ दे या नहीं दे, चाहे सरकार हमारे लिए लड़े या ना लड़े, चाहे सरकार हमारे लिए कुछ करे या ना करे, उसके बाद भी हम भारतीय हैं, मैं भारतीय हूं और भारतीय ही मरूंगी। इनका मुझे मालूम नहीं है, इनको ये नहीं मालूम है कि अगर इनके पास ये पावर और इनकी नौकरियां ना हो तो ये क्या करेंगे और क्या कहेंगे। शाह फैसल तो जा रहे थे, भारत छोड़ के जा रहे थे, उनको तो एयरपोर्ट पे डिटेन किया और वापस लाया, और वापस उनको सिविल सर्विसेज में उनको जगह दी। ना दी होती तो वो कहीं गए होते ना। सही। तो इससे तो हाँ, इनके जो चेंज ऑफ हार्ट है, इस पे इतनी जल्दी कोई भी जजमेंट देना गलत होगा। मतलब अभी ये जो शैला रशीद बोल रही है और जो दिखा रही है, वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और इन पर भरोसा करना शायद इट वुड बी टू अर्ली टू ट्रस्ट देम। अब आगे जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी, तब इनका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मुद्दों पे इनका स्टैंड क्या रहेगा, वो डिटरमिन करेगा कि ये सही में देश के साथ हो गए हैं या अभी भी देश के खिलाफ ही इनके अंदर वो है, देश के खिलाफ वाली भावना ही है। तो मैं आखिरी सवाल में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 370 और 35 से हटा देने के बाद, मतलब वो लगभग 4 साल हो चुके हैं उसके लिए, बहुत मतलब लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। क्या आज कश्मीर में, जम्मू में ऐसे हालात है कि चुनाव कराए जा सके? देखिए अश्विन जी, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं एक और पॉइंट कहना चाहती थी कि जब भारत सरकार और भारत सरकार का जो सिस्टम है, जब वो ऐसे लोगों को जगह देता है, ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देता है जिनके क्रेडेंशियल्स बहुत डाउटफुल हो, जिनका पूरा जो राजनीतिक चरित्र है उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हों, उससे कंफ्यूजन पूरी सोसाइटी में पैदा होता है कि क्या गलत है, क्या सही है। वो जो आइकनाइजेशन, जो आइकन बनाने की कोशिश में लगे हैं कुछ लोग कि शैला रशीद जो है आइकन है भारत की, या शाह फैसल आइकन है भारत के, ये मुझे लगता है इस कंफ्यूजन की वजह से पूरी सोसाइटी जो है उसमें बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वो क्यों, मैं बताती हूँ आपको।
आपके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बच्चे जो है, आपको मैंने जैसा कहा, आप 20s में होते, 30s में होते, अलग आपके विचार होते हैं, आपका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता, आपने पूरी दुनिया समझी नहीं होती, आपने अपने देश को, अपने आप को नहीं समझा होता है। लेकिन जब आप ऐसे आइकन्स खड़े कर दें कि जिनका मॉरल कंपास जो है वो क्लियर ही नहीं है कि वो सही रास्ते पे है कि गलत रास्ते पे है, आप जब बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल्स या आइडल्स या आइकन्स खड़े करते हैं, तो बच्चे वो 20s जब क्रॉस करते हैं, 30 जब क्रॉस करते हैं, वो पॉजिटिव आइकन के ही पीछे दौड़ेंगे, वो नेगेटिव आइकन के पीछे नहीं दौड़ेंगे, जिनके क्रीडेंशियल्स खराब हो, जिनके क्रीडेंशियल्स डाउटफुल हो। आज हम बता ही नहीं कह सकते हैं सर्टेनिटी के साथ कि शैला सच कह रही कि झूठ, क्योंकि इनकी तो पूरा इतिहास जो है कश्मीर के राजनेताओं का और ये लीडर्स का, वो कभी आतंकी होते हैं, कभी अलगाववादी होते हैं, कभी मेन स्ट्रीम राजनेता होते हैं। तो ऐसे ऐसे जब आइकन्स आप खड़े करेंगे तो लोग, जो बच्चे हैं, वो कंफ्यूजन में बहुत देर तक रहेंगे, और जब वो कंफ्यूजन से निकलेंगे भी अपने ही एफर्ट्स के द्वारा, तो वो ना तो शहला रशीद को, ना शाह फैजल या इन जैसे लोगों को आइडल मानेंगे, क्योंकि आइडल बहुत उसका फंडामेंटली वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी पूरी जो कंसिस्टेंसी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये करके मुझे नहीं लगता है कि इससे भारत के समाज का, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, उन पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अब सवाल रहा कि कश्मीर में क्या चुनाव कराने चाहिए। चुनाव कराने के लिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी मोदी सरकार ने टेस्ट किया है कि चुनाव हो सकते हैं कश्मीर में, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 4 सालों में इनफैक्ट बहुत लोकल लेवल के इलेक्शंस हुए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, पंचायती इलेक्शंस हुए हैं, और अर्बन बॉडी के भी इलेक्शन हुए हैं, और हमने देखा कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। तो इलेक्शन लड़ने का ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू है, लेकिन इशू है कि पिछले 75 साल से कश्मीर में जिस तरह की राजनीति हुई अलगाववाद की, पहली बार 2019 में जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, और पहली बार दुनिया में इनफैक्ट ऐसा एक पहला कॉन्फ्लिक्ट जोन होगा कि जो एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन से, एक लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन से वो सुलझ गया, और ना हमने कोई खून खराबा देखा, ना कोई जंग लड़ी, और बहुत स्मूथली एक ट्रांजिशन पैदा हुआ। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर हम वाकई इंटरेस्टेड है कि कश्मीर में प्रॉपर एक बहुत ही स्ट्रांग लोकतंत्र बने, जो कि नहीं था 2019 से पहले, क्योंकि 2019 से पहले का जो मैं कहूंगी जो असेंबली इलेक्शंस होते थे, आप लगातार देखिए, पहले तो शेख अब्दुल्ला को अनकंटेस्टेड ही वो इलेक्ट किए जाते थे नेहरू जी के टाइम पे, उसके बाद जो 80s के इलेक्शंस हुए उसमें आपको याद होगा रिगिंग हुई, और वो भी वैलिड नहीं माने जाते हैं। उसके बाद जो लगातार पिछले 30 साल में 2019 तक जो इलेक्शंस हुए, उनमें आपने देखा परसेंटेज जो था वोट शेयर का बहुत कम होता था। पहली बार मोदी सरकार ने ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने सोचा ये तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारे जो अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली, ये तो भारत सरकार ने इन पे कृपा की, वो नेहरू जी से लेकर मैं कहूंगी 2018 तक, 2019 तक, इनफैक्ट मोदी सरकार ने भी पहली टर्म में इन पे ही कृपा की, और इनको वोट मिले या नहीं, लोगों ने वोट डाले या नहीं डाले, ये लोग इलेक्शन में चुन के आए। असली इलेक्शन वो होता है जहां पे जो लोग हैं बड़ी मतदान में वोट करें, और वो
वो हुआ है, वो पंचायत इलेक्शंस में हुआ है, वो लोकल बॉडी इलेक्शन में हुआ है कि बड़ी तादाद में लोग वोट करने आए। और इसलिए मेरा मानना है कि जब तक ऑर्गेनिक वे में एक निचली सतर से लोग खड़े होके वो खुद ऑर्गेनिकली लड़े अपने बलबूते पे, ना कि जो इन्होंने ब्लैकमेलिंग वाली जो पॉलिटिक्स खेली है 70 साल अब्दुल्लाज और मुफ्तीज ने, और इनके ही कई सारे जो पार्टी के लीडर्स थे उन लोगों ने, ना कि वो हो। एक पहल जब इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, तो वो इन सब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनकी वजह से कश्मीर में तबाही मची, नरसंहार हुआ और कश्मीरी मुसलमान मारे गए, उन लोगों को मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को अधिकार है उन लोगों को अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े। अब मुझे नहीं मालूम है कि भारत सरकार क्या करेगी आगे। ये मैं आपको बता दूं कि एक ऑर्गेनिकली जो लीडरशिप है जो खड़ी होगी अपने बलबूते पे और नए भारत और नए कश्मीर के संदर्भ में, नया कश्मीर जो आप किसी भी राज्य के बराबर है भारत में, उस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जो लड़के आए, ना कि यही कि हमें वापस से 370 दे दो, वो अभी भी यही चल रहा है। आप अगर देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी गांव-गांव यही जाके बोल रहे हैं इस्लाम खतरे में है, बीजेपी मुसलमानों को खदेड़ना चाहती है और 370 वापस लाना है, स्टेटहुड वापस लाना। इन्हीं सब स्लोगन्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लोगों को भड़का रही है। इस वाले पॉलिटिकल टेम्पलेट पे इलेक्शन लड़ना मेरे हिसाब से गलत है, नाजायज है, इलीगल है। और अगर जब भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो नई स्लेट पे हो, वो नए कश्मीर में हो। आरती जी, आप आज हमारे चैनल पे आई, इतनी इन डेप्थ जानकारी कश्मीर के बारे में, वहां की सिचुएशन के बारे में मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।